हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं करण कुमार आज उपस्थित हूं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमी के एक टॉपिक को लेके, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी को जो है आज के सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप लोग पूरे सेशन को जो है ध्यान से देखना। आज का टॉपिक जो भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एकदम मजा आने वाला है, क्योंकि आज का मैंने टॉपिक चुना ही बहुत ही शानदार है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो आप में से कई ऐसे बच्चे जो होंगे इस टॉपिक से कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मैं बीच में कुछ सवाल आपसे पूछूंगा और आपको उसके जवाब देने हैं। और बहुत से ऐसे सवाल जो आपके माइंड में रहते हैं और आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि क्लास 5 का बच्चा भी इससे अपने सवाल पूछना चाहता है, 10th का बच्चा भी पूछना चाहता है और यूपीएससी के एस्पायरेंट तो पूछना ही चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक जो है टॉपिक है, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, और इसे हम प्रतिदिन जो है अपने जीवन से जो है इसे कोरिलेट कर सकते हैं। अब ये हम कैसे प्रतिदिन के जीवन से कोरिलेट करेंगे, ये तमाम चीजें जो है आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। तो मैं सभी बच्चों से एक बार जल्दी से एक चीज जानना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे जो हैं मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन को पहले से जानते हैं। तो वो जल्दी से कमेंट करेंगे और अपने आंसर को बताने की कोशिश करेंगे। फिर मैं 1 बाय 1 जो है सभी को रिस्पॉन्स करूंगा, मतलब 1-2 मिनट में मैं देख के बता दूंगा कितने बच्चों का सही है। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए, तो अब मैं थोड़ा सा जो है बात करता हूं कि ये इन्फ्लेशन जो है आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ठीक है, मुद्रास्फीति जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, मैं इस पे थोड़ा सा आप लोगों को बात करता हूं। तो इसका पहले एकदम हम बेसिक से समझेंगे, कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स समझते ही बच्चों के माइंड में ये आने लगता है कि कौन सी सब्जेक्ट है, क्या है, वगैरह वगैरह। मैं आपको एकदम क्लियर बता देना चाहता हूं कि आपको इकोनॉमिक्स आज के क्लास करने के बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। मैं उस लेवल से और उस तरीके से आपको इकोनॉमिक्स बताने वाला हूं, एकदम सिंपल तरीके से चीजों को समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, और हम उस सभी क्वेश्चंस को भी लेंगे। जब टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम वो तमाम पीवाई क्यूज भी देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चंस के भी पॉसिबल एमसीक्यूज करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा मेन फोकस होगा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, जो भी मेजरली यूपीएससी, बीपीएससी और तमाम चीजों को। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपके प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के क्वेश्चंस को जो है इस टॉपिक से कोरिलेट करके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, और साथ में इस टॉपिक को भी बहुत ही सिंपल वे में समझने वाले हैं। चलिए, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है कि इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है, क्या होती है। तो मैं इसे आपको एक छोटे से कहानी से, एक छोटे से स्टोरी से समझाता हूं। 2 मिनट का समय लूंगा, फिर आपको ये चीजें जो है कोरिलेट में कर दूंगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कई बार आप देखे होंगे, आप एग्जांपल लीजिए एक मैगी के पैकेट का। ठीक है, तो क्या होता है कि मान लेते हैं आप किसी दुकान पे जाते हैं और ये एक मैगी की पैकेट है। ठीक है, 100 ग्राम की है, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल में ले रहा हूं, और इसका 10 रुपये जो है क्या है, प्राइस है। ये मैगी की पैकेट है, 100 ग्राम की है और 10 रुपया इसका प्राइस है, और जो कंपनी इसे बनाती है वही कंपनी का है। तो आज ये 10 रुपये का है। ठीक है, यानी आज के डेट में अगर हम बात करें, तो अगर मैं बात करता हूं 7 जनवरी 2025 को, ठीक है, 7 जनवरी 2025 को अगर ये मैगी की पैकेट कितने मिल रही है, 10 रुपये मिल रही है, यानी इसकी जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो सेम है। अब इसी मैगी की पैकेट एक समय के बाद, ठीक है, एक समय के बाद यानी 1 या 2 महीने या 6 महीना, जो भी आप ले सकते हैं, ये मैगी की पैकेट आपको 12 रुपये में मिलने लगती है। तो पहला सवाल ये आएगा, ये 12 रुपये में मिल रही है, दिक्कत नहीं है, क्या मैगी की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम हो गई? क्या इसकी क्वालिटी बढ़ गई? क्या इसकी ब्रांडिंग बदल गई? कुछ नहीं, सब कुछ आज भी सेम है। सब कुछ आज भी क्या है, सेम है। यानी कि हमने प्रोडक्ट को वही रखा है, क्वालिटी भी वही रखी है, क्वांटिटी भी वही रखी है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन अब हम अपने उस 10 रुपये के सिक्के से या नोट से हम उस मैगी के पैकेट को खरीद पा रहे थे, अब हम उसे नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें इसके लिए कितने रुपए पे करने हैं, 12 रुपये पे करने हैं।
तो एक बात जो आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी वो है क्या, कि ये प्रोडक्ट जो है महंगा हो गया। आप में से तो कोई यही कहेगा कि महंगाई हो गई, 10 रुपये की चीज जो है 12 रुपये में मिलने होगी। तो आम बोलचाल की भाषा में बहुत से लोग इस चीज को समझते हैं कि मुद्रास्फीति ही क्या है, महंगाई है, जबकि ये पूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि महंगाई जो है वो एक कारक है मुद्रास्फीति का, यानी कि मुद्रास्फीति ही महंगाई नहीं है, मुद्रास्फीति से बहुत ज्यादा है, लेकिन एक कारक क्या है, महंगाई भी है। तो अब यहां पे आप समझेंगे कि हुआ क्या, आखिर ऐसा क्या घटना घटी कि ये 10 रुपए की मैगी जो 100 ग्राम की थी, सेम ब्रांड की थी, अब वो 12 रुपए में मिल रही है। तो यहां पे हुआ क्या, हुआ ये, अगर आप ध्यान से समझेंगे कि ये 10 रुपए की सिक्के की जो कैपेसिटी थी, परचेजिंग पावर थी, खरीदने की क्षमता थी, उसमें कमी उत्पन्न हो गया। उसमें क्या हो गया, कमी उत्पन्न हो गया। यानी कि आज भी ये 10 रुपए का सिक्का ही है और ये आज भी सेम मैगी है, लेकिन ये 10 रुपए का सिक्का इसे खरीद नहीं पा रहा है। यानी कमी इसमें उत्पन्न हुई है, 10 रुपए के सिक्के में उत्पन्न हुई है, ना कि प्रोडक्ट में। तो हम यहीं पे कहेंगे कि जब किसी भी देश की मुद्रा में, कोई भी देश ले लीजिए, लेकिन वहां की देश की जो मुद्रा है उस मुद्रा की क्रय क्षमता में, यानी खरीदने की क्षमता में क्या हो जाए, कमी उत्पन्न हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल साधारण सी परिभाषा थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अभी डेप्थ में जाएंगे तो यहां तक तो बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई होगी तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे जो हैं क्या करेंगे, यस लिख देंगे, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे एक डिफाइन करना चाहें एक लाइन में तो क्या लिख सकते हैं कि जब किसी भी देश की मुद्रा में परचेजिंग पावर या क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाए तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। या इसी को एक अलग तरीके से हम और भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि जब अधिकतर वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में, अधिकतम वस्तु एवं सेवाओं की कीमतों में क्या होने लगे, वृद्धि हो जाए। यानी कि हम मार्केट में जा रहे हैं और चीजें क्या होने लगी, महंगी हो गई, यानी 10 की चीजें 12 हो गई। अधिकतम यानी कि ज्यादातर चीजें अभी उसी रेट पे हैं, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे, आगे इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए बस इतना समझ लीजिएगा कि अधिकतम अगर किसी दुकान की रेट जो है, उस प्रोडक्ट की रेट जो है क्या होने लगे, बढ़ने लगे। ठीक है, तो उसे हम महंगाई कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर ये मुद्रास्फीति तो हो गया, समझ में आ गया कि जब किसी देश की क्रय क्षमता में क्या हो जाए, खरीदने की क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाए, यानी कि अब हमारी इस 10 रुपए के सिक्के की जो है वो क्षमता नहीं रही कि वो सेम क्वांटिटी और क्वालिटी की जो कि इस डेट में मिल रही थी उसे खरीद पाए, तो हम कहेंगे ये इन्फ्लेशन हो गया, यानी कि हमारे 10 रुपए के सिक्के की परचेजिंग पावर जो है कम हो गई। तो यहां से एक सवाल आता है कि सर क्या ऐसा कोई समय आएगा जब इस 10 रुपये से हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे। तो यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, और क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि भारत में वो न्यूनतम मुद्रा कौन सी है जो कि आज भी चलन में है। तो यहीं से माइंड में एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन सी मुद्रा को जो है चलन से बाहर कर दिया जाता है। खैर ये कई प्रकार से होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इससे कोरिलेट करके समझेंगे कि जब किसी मुद्रा की क्रय क्षमता शून्य हो जाती है, यानी कि कोई मुद्रा है और उस मुद्रा से हम वर्तमान के मार्केट में यानी बाजार से हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में सक्षम नहीं है, यानी उसकी इतनी क्रय क्षमता कम हो गई है कि हम उससे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, यानी क्रय क्षमता शून्य हो जाए, तो सरकार क्या करती है, उसको प्रचलन से बाहर कर देती है। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए वो भारत की कौन सी न्यूनतम मुद्रा है जो कि चलन में है। तो मैं आपको बता दूं, आरबीआई के वेबसाइट के अनुसार आज भी जो है 50 पैसा, ठीक है, जिसे ज्यादातर लोग समझते हैं कि चलता नहीं है, आपको मैं बता दूं कि आज भी आरबीआई की साइट पे आप जाके देख सकते हैं, जहां पे ये क्लियर मेंशन किया गया है कि आज भी भारत में 50 पैसे का जो है सिक्का क्या है, वो प्रचलन में है। यानी भारत की न्यूनतम मुद्रा जो कि चलन में, वो क्या हो जाएगा, 50 पैसा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है, याद रखिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आप किसी मॉल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, और आप ढेर सारा 50 पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और जाके क्या करने लगते हैं, प्रोडक्ट को खरीदने लगते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने क्लियर मेंशन कर रखा है कि आप 50 पैसे के सिक्के के रूप में सिर्फ 10 रुपए का ही क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यानी किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आप मैक्सिमम 10 रुपए तक का ही 50 पैसे का उपयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा का
कर सकते हैं। तो आप ऐसा एकदम नहीं कहेंगे कि करण सर ने क्लास में बताया था कि 50 पैसा जो है न्यूनतम मुद्रा है जो कि चलन में है, हमने पूरे मार्केट का, पूरे गांव मोहल्ले का क्या कर लाया, इकट्ठा कर लाए, अब हमें इससे सामान खरीदना है। तो ऐसा एकदम नहीं करना है। हम सिर्फ 10 रुपए के तक के ही पेमेंट के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं एट ए टाइम, यानी कि एक दुकान में किए दूसरे दुकान में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से आप 10 रुपए से अधिक का करें। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई कि कौन से सिक्के या नोट को जो है प्रचलन से बाहर किया जाता है। अब यहीं से एक सवाल आएगा, आपने देखे होंगे कि कई बार सिक्के जो हैं छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, पतले होते हैं। जैसे पुराने जमाने के आप सिक्के देखे होंगे, बहुत मोटे आते थे, भारी भारी आते थे। 5 रुपए का सिक्का आप देख लीजिए, बहुत मोटा होता था। ठीक है, तो सरकार क्या करती है, इस चीज का ध्यान रखती है। आगे हम पढ़ेंगे कि कहाँ पे सिक्कों का ये ढलाई होती है वगैरह वगैरह, बाकी चीजें, नोट की छपाई कहाँ होती है, कैसे होती है, वो तमाम चीजें पढ़ेंगे, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ये सारी चीजें मैं आज के लास्ट के सेशन में बताऊंगा। लेकिन पहला मुद्दा ये है कि हम सिक्कों के मतलब ढालने में या उसको प्रोड्यूस करने में किन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो आप मेरा एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिएगा कि जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ये 5 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 5 रुपए का क्या है, सिक्का है। अगर हमने इसमें इस मुद्रित मूल्य से ज्यादा क्या कर दिया, मेटल का उपयोग कर दिया, यानी कि इस पे 5 रुपया मुद्रित है, इस पे अंकित है कि ये 5 रुपए का सिक्का है, लेकिन ये अगर मेटल का ही कीमत 5 रुपए से ज्यादा हो जाए तो क्या इसके मुद्रित मूल्य पे इसका कोई उपयोग करेगा, नहीं करेगा। क्या करेगा, इसको एज ए मेटल ही उपयोग करने लगेगा। इसलिए सरकार हमेशा उतने ही मेटेरियल का उपयोग करती है किसी सिक्के को ढालने में जितना उसका मुद्रित मूल्य होता है, या उससे कम ही मेटेरियल का उपयोग करती है, उससे ज्यादा का नहीं करती है। ये बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो आज के सेशन में यहां तक तो आपकी बातें क्लियर हो गई होगी कि इन्फ्लेशन क्या है, न्यूनतम मुद्रा कौन सी है जो कि अभी प्रचलन में है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, कि अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, एक सेकेंड। हाँ, कि अब हमारा सवाल आता है कि मुद्रास्फीति के प्रकार क्या होते हैं। देखिए, अगर मुद्रास्फीति की प्रकार की बात करें कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार के होते हैं, तो पहली बात आपको यह समझना होगा कि मुद्रास्फीति होता ही क्यों है। तो हम मुद्रास्फीति को 2 आधारों पे हम प्रकार में देखेंगे, यानी कि मुद्रास्फीति के प्रकार जो है हम 2 तरीके से देखेंगे। एक तो कारण के आधार पे, यानी कि ये जो अपने मुद्रास्फीति की सिचुएशन को समझा कि एक सेम प्रोडक्ट कुछ समय के बाद जो है वो उस रेट में नहीं मिलता, उससे महंगा हो जाता है। ठीक है, तो आखिर इसके पीछे कारण क्या होता है, ये किन कारणों पे जो है डिपेंड करता है। तो कारण के आधार पे हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ कॉज कि किस कारण से ये मुद्रास्फीति हो रहा है। तो ये 3 प्रकार से आपको दिखाई देंगे जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और एक होता है रेट के आधार पे कि महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति जो हो रही है वो किस दर से बढ़ रही है, यानी कि 10 की वस्तु 11 रुपया हुआ कि 10 की वस्तु अचानक से 20 हो गया, तो यानी उसके रेट के आधार पे कि उसके बढ़ने की रेट क्या है। तो हम इन 2 आधारों पे समझेंगे कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार का होता है, और उसी के साथ हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन से ही संबंधित कुछ चीजें हैं। कई बार चीजें आप देखेंगे सस्ती भी होती हैं, कई बार चीजें महंगी भी होती हैं, और भी बहुत सारी सिचुएशन होती है। जैसे कोविड-19 के टाइम जब 2020 में क्या आया, कोरोना काल आया, तो उसमें भी कुछ चीजें स्पेशल थी। ठीक है, तो वो इसी से संबंधित चीजें, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है, डिसइंफ्लेशन क्या होता है, ये तमाम चीजें हम समझेंगे कि क्या इन्फ्लेशन से अपोजिट भी कुछ होता है, क्या उससे संबंधित भी कुछ होता है। तो ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आपके अंदर जो ये कीवर्ड्स है चीजों को जानने का कि तमाम चीजें होती कैसे हैं, परफॉर्म कैसे करती हैं, तो इन तमाम चीजों को हम समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कारण के आधार पे, यानी ऑन द बेस ऑफ कॉज, कारण के आधार पे मुद्रास्फीति कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। तो मुद्रास्फीति का डिफिनीशन आप देख सकते हैं कि वस्तुएं और सेवाओं के मूल्यों में निरंतर बढ़ोतरी की दशा क्या होती है, मुद्रा की क्रय क्षमता में कमी उत्पन्न होती है, और उसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। ये बात अब आप लोग समझ चुके। तो अब हम यहां आ गए थे कि कारण के आधार पर मुद्रास्फीति को कितने प्रकार में बांटा जाता है, 3 प्रकार में। इसी को हम डिटेल में समझेंगे और आपको बहुत ही मजा आएगा। तो मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन,
और संरचनात्मक मुद्रास्फीति स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पे हिंदी और इंग्लिश जो है लिख रखा। आखिर क्यों? मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों एक बात एकदम क्लियर बता देना चाहता हूं कि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज का पूरा ध्यान रखिएगा। जैसे आप साइंस पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट्स में जो टर्म होते हैं वो हिंदी में काफी टिपिकल हो जाते हैं, तो इसका हिंदी और इंग्लिश जरूर जानिएगा। क्योंकि जब पेपर ट्रांसलेट होता है ना तो इंग्लिश को ही मान्यता दी जाती है। अगर अंग्रेजी में हिंदी में कुछ गलत लिखा है तो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी इंग्लिश में। तो जब भी इकोनॉमिक्स का टर्म पढ़िएगा तो थोड़ा हिंदी इंग्लिश जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इंग्लिश आपको याद रहेगा तो ये मांग जनित की जगह कुछ और भी शब्द आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो आप इकोनॉमिक्स के कम से कम की पॉइंट जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होता है, डिमांड पूल इन्फ्लेशन क्या होता है। चलिए ये आ गया हमारा पहला टॉपिक कि डिमांड पूल इन्फ्लेशन क्या होता है, यानी मुद्रास्फीति का एक कारण जो है डिमांड पूल इन्फ्लेशन कैसे होता है। तो इसे भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे और फिर मैं आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन भी बता दूंगा। देखिए समझिएगा, एक मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूं कि आप कैसे चीजों को कोरिलेट करेंगे। ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति को मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि ये जो है क्या है, कंपनी है। कंपनी मतलब गोलाकार हो गई तो उसके मजे नहीं लेने हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई एक्स नाम की कंपनी है और ये एक्स कंपनी का काम क्या है, इस एक्स कंपनी का काम है बाइक बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, यानी कि ये बाइक बनाती है। तो ये एक्स कंपनी जब बाइक बनाती है तो एक निश्चित समय में, यानी कि मान लेते हैं कि 2023 और 24 की बात करते हैं, वित्त वर्ष 2023 और 24 की बात करते हैं। इस कंपनी ने 2023 और 24 यानी कि वित्त वर्ष 2024 में, 23 और 24 में बाइक कितना बनाया, 100 बाइक बनाया। ठीक है, क्यों बनाया? क्योंकि ये कंपनियां जो है रिसर्च करती हैं कि हमारे पास कितनी मांग है, देश में कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल बाइक खरीदना चाहते हैं, हर एक साल अगले साल बाइक खरीदेंगे। तो प्रत्येक कंपनियां इन तमाम चीजों को जो है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक कंपनी है जिसने जो है बाइक बनाती है और उसने 100 बाइक जो है बनाई है, ये अनुमान करके क्या कि 2023-24 के वित्त वर्ष में जो है 100 नहीं 80-90 ही डिमांड आएगा, 20-30 इसने ज्यादा बना रखी। ठीक है, ये एज्यूम करके देश की स्थिति, आर्थिक समृद्धि सबको ये क्या करते हैं, स्टडी करने के बाद ही इन चीजों का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लेते हैं हमारी सरकार कोई योजना लेके आती है, जन कल्याणकारी योजना लेके आती है, या ऐसी तमाम प्रकार की जो है योजनाएं आती रहती हैं, नौकरियां निकलती रहती हैं आपको। ठीक है, सरकार अचानक से ये चीजें करती है। ठीक है, और होता क्या है कि सरकार अचानक से किसी ऐसे सेक्टर में नौकरी प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ गए। रोजगार के अवसर क्या हो गए, बढ़ गए। अब आप सोचिए, जो ये कंपनी एजम्पशन की थी कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 बाइक काफी होगा लोगों के मतलब की डिमांड के लिए, लेकिन क्या होता है, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से या फिर रोजगार के अवसर के अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से या बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त हो जाने के कारण से, ये कैसे होगा सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्या होता है कि अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिल जाता है। ठीक है, आय बढ़ जाती है और इसके वजह से अचानक से यहाँ पे मांग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आप बताइएगा कि शॉर्ट टाइम में यानी कम समय में क्या बाइक को उत्पादन करना उस कंपनी के लिए अगर सक्षम नहीं है कि आज ही रोजगार उत्पन्न हो गया फरवरी में, और फरवरी में इस कंपनी ने मान के चला था कि 100 से ज्यादा क्या होगा, डिमांड आएगा नहीं, और यहाँ पे डिमांड आ गया 150। तो यहां पे क्या होगा, कंपनी वाला क्या करेगा, अपने बाइक की कीमत बढ़ा देगा, क्योंकि उसके पास मांग ज्यादा है। और ये मांग क्यों उत्पन्न हुआ, तो मांग कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से हो सकता है, बैंक से आसानी से ऋण प्राप्ति के कारण हो सकता है, रोजगार के अवसर अतिरिक्त अगर क्या हो जाए, सृजित हो जाए तो उससे भी हो सकता है। तो वो अच्छी चीज है, वो बुरी चीज नहीं है, मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति सरकार के लिए कैसी है, अर्थव्यवस्था के लिए कैसी, उस पर हम बात करेंगे।
तो हुआ क्या कि मांग बढ़ गया और डिमांड जो सप्लाई था वो उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। तो इसी को हम परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि जब समग्र मांग समग्र आपूर्ति को पार कर जाए, यानी कि जो टोटल डिमांड है वो टोटल सप्लाई से ज्यादा हो जाए, यानी कि हम जितना आपूर्ति करने के लिए चीजें रखी है कंपनी उससे ज्यादा की मांग आ जाए, तो उसे वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसी को हम कहते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। यानी कि ये जो मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है वस्तु की, वो क्यों हो रही है, क्योंकि मांग बढ़ गया है, डिमांड बढ़ गया है, इसलिए हो रहा है। बात समझ में आया? तो मांग जनित मुद्रास्फीति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जो है अच्छा संकेत होता है। अब आप कहेंगे सर ये अच्छा कैसे होता है, ये तो महंगाई को जन्म देता है। अब इसको समझते हैं, अभी थोड़ा सा समझेंगे, बाकी इसे आगे डिटेल में समझेंगे। देखिए, जैसे ही मांग बढ़ता है, डिमांड बढ़ा, तो एक कंपनी के पास क्या हुआ, ये मैसेज गया कि डिमांड है तो ये अपना उत्पादन बढ़ाएगी। मांग बढ़ा तो कीमत तो बढ़ा दी, साथ में इसने उत्पादन भी बढ़ा दिया। और जब ये उत्पादन बढ़ा देगी तो उत्पादन बढ़ने के साथ ही जब इन वस्तुओं का कीमत जो है, आगे हम पढ़ेंगे जीडीपी क्या होता है, तो उत्पादन बढ़ने के वजह से यहां पे किसी भी देश का जीडीपी जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब जीडीपी बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, हमारी नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय जो है बढ़ जाता है। तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। बस इतना समझिए कि मांग जनित मुद्रास्फीति इनडायरेक्टली किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या होता है, अच्छा संकेत होता है। तो यहां तक मुझे लग रहा है कि बातें आपको एकदम बेसिक सी समझ में आ गई होगी कि मांग जनित मुद्रास्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को मैं एक बार जल्दी से शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो है समग्र आपूर्ति को, यानी टोटल डिमांड जो है टोटल सप्लाई से ज्यादा हो जाता है, तो वहीं पे जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। और आप इसे कई तरीकों से समझ सकते हैं। चलिए, दूसरा है लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। लागत जनित, लागत से समझ रहे होंगे आप लोग, शब्द को ध्यान से समझिएगा। देखिए, यह प्रत्यक्ष रूप से तो मांग जनित मुद्रास्फीति से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं मांग जनित मुद्रास्फीति से ही क्या है, जुड़ा हुआ है। कैसे, तो समझिएगा। भारत जो हमारा देश है आज भी कई ऐसे सेवाओं का, कई ऐसे वस्तुओं का आयात करता है, यानी कि हम अपने पे आश्रित नहीं है पूर्णतः। तो कई ऐसी चीजें जो हम विदेशों से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से क्या करते हैं, मंगाते हैं और अपने यहाँ उत्पादन करते हैं। ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, ठीक है। तो भारत आज भी आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है हम अन्य देशों से, विदेशी बाजार से जो है मंगाते हैं। अब आप सोचिए हो क्या रहा है कि मान लेते हैं कि ये एक पेन है, ठीक है। मेरा थोड़ा आकृति बनाना आप लोग समझिएगा। ये एक पेन है और इसका नाम दे देते हैं XYZ नाम की पेन है, ठीक है। कोई कंपनी है XYZ जो एक पेन उत्पादन का काम करती है। तो एक पेन बनाने में आप खुद सोच के देखो क्या क्या लगता होगा। इसके नीडल के लिए आपको तो पहले मेटल लगेगा, इसमें इंक के लिए एक अलग, प्लास्टिक अलग, ठीक है। यानी तरह तरह की चीजें इसमें उपभोग हो रही है। फिर इसको गलाने के लिए आपको ईंधन लगेगा, पेट्रोल डीजल की चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है। यानी कुल मिला के ये पेन जो बनी वो मार्केट में बिक रही है 5 रुपए की एक। आप देखेंगे 5 रुपए की ये एक पेन जो है बिक रही है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो लागत आ रहा है, यानी इस कंपनी को बनाने में इस पेन का जो कीमत आ रहा है एक पेन का, वो 5 रुपए से कम आ रहा है, तभी तो वो कंपनी 5 रुपए में बेच रही है। यानी कि इस 5 रुपए में कंपनी का प्रॉफिट जो है हो जा रहा है। अब आप सोचिए कि अंतरराष्ट्रीय बाजार से प्लास्टिक महंगा हो जाए, इंक महंगा हो जाए, यानी ऐसी तमाम चीजें जो कि भारत में नहीं बन रही हैं, हम बाहर से मंगा रहे हैं पेट्रोल डीजल, और उसके महंगे हो जाने की वजह से अब ये कंपनी जो डीजल पेट्रोल खरीदेगी, कोयला खरीदेगी, कुछ भी खरीदेगी, तो कोयला के रेट बढ़ गया। अब कोयला का रेट क्यों बढ़ा, तो वो कई फैक्टर पर डिपेंड करेगा, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि सभी कारण हो सकता है कि कोयला का रेट बढ़ने के पीछे कारण क्या हो, मांग जनित मुद्रास्फीति हो। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है कच्चे माल का कीमत बढ़ जाने की वजह से, यानी कि जो इस पेन को बना रही है, जो रॉ मटेरियल का उपयोग हम कर रहे हैं,
उस रॉ मटेरियल का कीमत बढ़ गया। और जब रॉ मटेरियल, जिस रॉ मटेरियल का उपयोग करके हम एक पेन का निर्माण कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कच्चे माल की अगर कीमत बढ़ जाएगी तो जिन कच्चे माल का उपयोग करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कीमत तो स्वतः ही बढ़ जाएगी। यानी कि जब हमारे रॉ मटेरियल का रेट बढ़ेगा तो उन सभी रॉ मटेरियल, प्लास्टिक, इंक, मेटल, इन सब का उपयोग करके जब हम एक क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, अब हमको इसको बनाने में ही अगर 5 रुपए का खर्च आ जाएगा तो क्या ये कंपनी 5 रुपए में बेचेगी? नहीं बेचेगी। हो सकता है 6 में बेचे, 7 में बेचे। तो यहां पे भी तो महंगाई हो गई, यहां पे भी तो इन्फ्लेशन हो गया। तो इस टाइप की इन्फ्लेशन को क्या कहेंगे? लागत जनित मुद्रास्फीति, यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी यहां पे हुआ क्या, यहां पे हमें नहीं पता कि मांग जनित मुद्रास्फीति की वजह से हुआ कि किससे हुआ। क्यों? क्योंकि भाई कोयला हो सकता है मांग जनित मुद्रास्फीति की वजह से महंगा हुआ हो, और उस कोयले का उपयोग करके हम पेन बना रहे थे, तो इनडायरेक्टली ये मांग जनित मुद्रास्फीति से तो क्या है, संबंधित तो है, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। यानी कि अब हम इसे अगर डिफाइन करेंगे कि लागत जनित मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जब कच्चे माल का कीमत बढ़ जाए तो जो अंतिम प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पादित वस्तु होती है, उसकी स्वतः ही क्या हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है। और ऐसे इन्फ्लेशन को ही हम क्या कहते हैं, लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप कर देंगे कमेंट सेक्शन में, फिर मैं आगे बताऊंगा। कहीं पे भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप जरूर पूछें। विश्वास मानिए, आप एक बार ढंग से क्लास करेंगे, सिस्टमेटिक रूप से सुनेंगे, ऐसा एकदम नहीं होने दूंगा मैं कि आपको क्लास में समझ में ना आए। एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा, और इकोनॉमिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप बस 2 क्लास करके देख लीजिए, ठीक है? आज की क्लास में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ डाल सकते हैं, ठीक है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं कमेंट देख रहा हूं। अगर कमेंट में आपके कोई भी डाउट आते हैं मैं एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसे तो बहुत ही ये मतलब इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आपको बहुत मजा आने वाला। देखिए अभी तक आपने देखा कि मांग जनित मुद्रास्फीति में क्या हो रहा था कि डिमांड जो है, यानी मांग जो है बढ़ जा रहा था और उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, उत्पादन नहीं बढ़ रहा था, इसलिए मुद्रास्फीति हो जा रहा था। तो हम उसे कह दिए मांग जनित मुद्रास्फीति। दूसरे में हमने क्या देखा कि लागत जो है बढ़ गया, यानी किसी वस्तु को बनाने का जो रॉ मटेरियल हम उपयोग कर रहे हैं, वो रॉ मटेरियल की कीमत में बढ़ोतरी हो गई, इसलिए इससे बनने वाला फाइनल प्रोडक्ट जो है, अंतिम उत्पादित वस्तु जो है, वो क्या हो गई, महंगी हो गई। तो हमने उसे लागत जनित मुद्रास्फीति कह दिया। लेकिन संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या है, तो स्ट्रक्चरल, यानी कि ये एक चीज पे डिपेंड नहीं करता है, इसमें कई सारे फैक्टर आ जाएंगे। कैसे, समझिएगा। तो मान लेते हैं कि किसी देश में, हमारे देश को एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके देश में किसी वस्तु का उत्पादन भी उसी मात्रा में हो रहा है जिस मात्रा में आपके देश में क्या है, उसकी डिमांड है, यानी मांग है। यानी कि 10 लोगों की मांग है और 10 ही क्या है, उत्पादित हो रही है। कोई भी चीज, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि 10 लोगों की मांग है और हमारे पास 10 चीजें उत्पादित भी हो रही है, यानी जितना हमारे देश के लिए चाहिए उतना हमारे देश में उत्पादन भी हो रहा है। तो उस वस्तु की तो कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, होना तो यही चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई चीजों को स्टोर करने की, यानी कि उसको रखने की, जैसे आप देखेंगे कि आलू के सीजन में आलू, टमाटर के सीजन में टमाटर, चावल के, धान के सीजन में धान, गेहूं, यानी कि अगर हमें उसे रखने का, स्टोर करने का, भंडारण करने का अगर सरकार अच्छा व्यवस्था नहीं कर पाती है, या एक व्यक्ति अपने स्तर पर व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कि भंडारण की कमी से, वितरण की कमी से, यानी कि यूपी में कोई चीज हो रहा है और उसे हम पूरे देश में जो है यातायात के अच्छे साधन की कमी की वजह से अगर हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वहां पे चीजें कीमत बढ़ जाएंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि भंडारण, वितरण, यातायात जैसी चीजों की कमियों की वजह से जो मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है, उसे हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति कह सकते हैं। तो इसमें केवल यही फैक्टर कारण नहीं होते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति का। इसमें आप देखेंगे कई बार होर्डिंग जो होता है, ठीक है, यानी कि आप देखेंगे कि जमाखोरी, ठीक है,
जमाखोरी भी संरचनात्मक मुद्रास्फीति का एक कारण हो सकता है, कालाबाजारी भी हो सकता है, व्यवसायी सामूहिकरण भी हो सकता है। अब ये चीजें होती क्या है? पहला मुद्दा तो यही है। देखिए, जमाखोरी का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझिए जमाखोरी को कि किसी बाजार में कोई एक व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है कि एक पूरे मार्केट से, एक पूरे बाजार से, छोटे स्तर पे बात कीजिए, किसी गांव के मार्केट से, किसी एक छोटे से शहर के मार्केट से क्या करते हैं कि सभी प्रकार की चीज, जैसे नमक हो गया, अब कोई एक व्यक्ति सोच रहा है कि हमें जो है नमक का क्या करना है, होर्डिंग करना है, तो वो जितने भी स्टॉल होंगे, जितनी भी दुकानें होंगी, वहां से वो क्या करेगा, मार्केट रेट पे, यानी जिस रेट पे नमक बिक रहा है उस रेट पे पूरे नमक को खरीद के अपने यहाँ स्टोर कर लेगा, और किसी एक माध्यम से, किसी एक स्टॉल के माध्यम से जब देखेगा कि मैंने मार्केट में अवेलेबल जितने भी सोर्सेस थे, हमने वहां से क्या कर लिया, नमक को सारे जगह से खरीद लिया, यानी कि अब मार्केट में कोई नमक खरीदने आएगा तो मार्केट में नमक मैंने सारे खरीद रखे हैं, और वो अपने एक सोर्स से, अपने एक दुकान के स्टॉल के माध्यम से नमक बेचना चाहेगा, और वो अपने मन मुताबिक रेट पे बेचना चाहेगा। तो अब यहां पे सवाल निकल के आता है कि क्या वास्तव में अर्थव्यवस्था में, उस बाजार में, उस पार्टिकुलर जगह पे नमक की कमी थी क्या? क्या उससे ज्यादा की डिमांड थी क्या? क्या नमक उत्पादन में कॉस्ट बढ़ गया क्या? नहीं। तो हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ पे किसी ने जमाखोरी कर दिया, यानी कि मार्केट से नमक को एक जगह स्टोर कर लिया, और सिर्फ किसी एक सोर्स से, किसी एक स्टोर से, जहां पे सिर्फ एक ही जगह नमक मिल रहा है, वो अपने मन मुताबिक रेट पे उसको बेच रहा है। ये इलीगल है, केस हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका जमाखोरी संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म देगा, यानी कि वहां पे ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन था, ना कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन था, इसके बाद भी महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। ऐसे ही अगर काला बाजारी की बात करें, ब्लैक मार्केटिंग, तो आप जैसे ये आपको बीपीएल वाले लोगों को पीडीएस सिस्टम से जो अनाज मिलता है उसको मार्केट में ले जाके बेच दें, तो उससे भी क्या होगा, इसी को ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं, उससे भी इन्फ्लेशन होगा। ऐसे ही अगर हम व्यवसायी सामूहिकरण की बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पे एक मैं छोटा सा कहानी बताता हूं। अब आप समझिएगा कि एक बाजार है, गांव में ऐसे ही बाजार लगते हैं, या तो ये मतलब लंबे होते हैं या तो गोलाकार बाजार लगते हैं। तो यहाँ पे जो है सब ये क्या है, व्यापारी हैं जो कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है बेच रहे हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स, यानी ये चार वो लोग हैं जो क्या बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। चारों लोग क्या बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आलू बेच रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग अपना बाकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये चारों लोग क्या बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं। अब ये चार व्यापारी हैं। ठीक है, व्यापारी 1, 2, 3 और 4, ये चार वो व्यापारी हैं जो किसी बाजार में आलू बेच रहे हैं। अब इन चारों के मन में जो है थोड़ी सी एक ये आ जाती है, क्यूरियोसिटी आती है कि हमें करना क्या चाहिए। तो अब ये चारों क्या करते हैं, आपस में साठगांठ कर लेते हैं। ठीक है, कि आज हम लोग आलू की कीमत एक्चुअल में चल रही थी 40, हम आज आलू की कीमत 50 से नीचे करेंगे ही नहीं। आप इसके पास जाएंगे, आलू कितने रुपये केजी है, 50 रुपये केजी। इसके पास जाएंगे 50 रुपये केजी, इसके पास जाएंगे 50 रुपये केजी, इसके पास जाएंगे 50 रुपये केजी। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे व्यवसायी सामूहिकरण हो गया, यानी कि बाजार के जो व्यापारी थे उन्होंने कंपटीशन को दरकिनार करके, आप समझे, प्रतिस्पर्धा को दरकिनार करके आपस में साठगांठ कर लिया, और एक कृत्रिम जो है महंगाई को जन्म दे दिए। और वहां पे जो इन्फ्लेशन हुआ वो किसके वजह से हुआ, संरचनात्मक, यानी वहां पे जो रेट बढ़ गया वो किसके वजह से हुआ, व्यवसायी सामूहिकरण। और व्यवसायी सामूहिकरण ने क्या कर दिया, संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जन्म दे दिया। तो आपको यहां तक तो बातें समझ में आ गई होंगी कि मुद्रास्फीति के जो अगर कारण के आधार पे हम बात करें तो मुद्रास्फीति कारण के आधार पे तो 3 प्रकार का होता है, मांग जनित मुद्रास्फीति, लागत जनित मुद्रास्फीति, संरचनात्मक मुद्रास्फीति। मैं तीनों को एक बार छोटा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम इसके आगे देखते हैं। देखिएगा, तो मांग जनित मुद्रास्फीति को हम क्या कह सकते हैं कि जब समग्र मांग जो है समग्र आपूर्ति को पार कर जाए तो उसे हम कहते हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन। यानी कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रोडक्ट को लेके जब समग्र मांग जो है समग्र आपूर्ति को जो है पार कर जाता है तो उसे हम कहते हैं डिमांड पूल इन्फ्लेशन, मांग जनित मुद्रास्फीति।
ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें लागत जनित मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब रॉ मटेरियल, कच्चे किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का उपयोग होता है, अगर उसके में वृद्धि हो जाए, उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए, तो उससे जो अंतिम उत्पादित वस्तु होती है वो स्वतः ही महंगी हो जाती है, और उससे जो इन्फ्लेशन निकल के आता है वो लागत जनित मुद्रास्फीति होता है। ऐसी अगर हम संरचनात्मक मुद्रास्फीति देखें तो इसमें आपने देखा कि जमाखोरी हो गया, सामूहिक व्यवसायीकरण हो गया, ये तमाम चीजें क्या होती हैं, संरचनात्मक मुद्रास्फीति को जो है जन्म देती। तो ये आपने मुद्रास्फीति के प्रकार को किसके आधार पर देखा, कारण के आधार पर देखा। मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, सवाल सिंपल सा है, आपको जवाब देना है, मैं अभी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा, और यूपीएससी 2020 में जो है इससे क्वेश्चन भी पूछा गया जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। नैरो होता क्या है अभी मैं बताऊंगा, सिंपल सा सवाल है मेरा। आप लोग अगर बात करें तो कहते हैं कि सरकार रोजगार क्यों नहीं देती है, सरकार रोजगार नहीं देती, ये एक समस्या है, सरकार को रोजगार देना चाहिए। लेकिन इन टर्म में हम बात करें, अगर इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो यहां से रोजगार का एक मुद्दा निकल के आता है कि आपने अभी अभी एक चीज समझा था क्या, मांग जनित मुद्रास्फीति। अब आप सोचिएगा कि अचानक से सरकार अगर सबको क्या कर दे, रोजगार दे दे, यानी सबको कहे कि आज से तुम्हें भी 40,000 की नौकरी, तुम्हें भी 40,000 की नौकरी, तुम्हें भी 40,000 की नौकरी। अब आप सोचिए अचानक से देश में जहां पहले 100 लोगों के पास रोजगार था, सरकार ने और 100 लोगों को रोजगार दे दिया, तो इससे होगा क्या, सोच के देखिए होगा क्या। इससे होगा ये कि जो 100 लोग पहले सक्षम से बाइक खरीदने के लिए, जब अचानक से रोजगार, मतलब कि वस्तुओं का उत्पादन उस लेवल से नहीं हुआ, लेकिन रोजगार उस लेवल से लोगों को दे दिया गया, उस गति से दे दिया गया जिस गति से उत्पादन नहीं हुआ, तो अब तो 200 लोगों के पास रोजगार हो गया, बाइक खरीदने की क्षमता हो गई, लेकिन क्या उत्पादन उस गति से बढ़ा, नहीं बढ़ा। उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ा तो क्या हो जाएगा, मांग जनित मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं नैरो का कंसेप्ट, यानी कि नॉन एक्सेलरेटिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि सरकार बेरोजगारी को उसी दर से कम करती है जिस दर से मांग जनित मुद्रास्फीति कंट्रोल से बाहर ना जाए। और ये यूपीएससी ने 2018 में, 2019 में भी क्वेश्चन जो है यहां से पूछ रखा है, ठीक है, कि नैरो का कंसेप्ट क्या होता है, नैरो क्या होता है। तो आप समझ गए होंगे कि मांग जनित मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए जो है सरकार जो है कोशिश करती है कि उत्पादक क्षेत्र में जो है हम क्या करें, रोजगार के अतिरिक्त अवसर जो है अधिक से अधिक सृजित करें, ना कि अब आप सोचिए ना, जैसे कल यूपीएससी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, यूपीएससी में ले लेते हैं कि 1000 वैकेंसी जो है एक बार आती है। अब यहां पे आप कितना ही अतिरिक्त जो है अवसर सृजित कर लेंगे, 1000 की जगह अगर 2000 बाबू बना देते हैं, कलेक्टर बना देते हैं, तो इन सब सेक्टर में ज्यादा रोजगार देने के वो नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अगर उत्पादक सेक्टर में आएंगे, यानी उत्पादन बढ़ रहा है एक तरफ से रोजगार मिल रहा है, तो वहां से मांग जनित मुद्रास्फीति जो है क्या होगा, बैलेंस रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आधार के ऊपर, ठीक है, कि दर के आधार पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रेट मुद्रास्फीति कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि किस गति से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, किस रेट से मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उसके आधार पे हम चीजों को समझते हैं। देखिए, तो रेट के आधार पर अगर देखेंगे तो मुद्रास्फीति 4 प्रकार की होती है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। देखिए इंग्लिश टर्म जरूर याद रखिएगा बाबू, इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है इसके शब्द, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम में खोज रहे होंगे रेंगती हुई मुद्रास्फीति और वहां पे उसमें कुछ और चीजें मिल गई आपको, तो ये इंग्लिश वाला नहीं बदलेगा, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, ऐसे ही चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग या इसको ट्रॉटिंग। देखिए अभी 2021 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और यहाँ पे हिंदी में क्या लिख दिया गया था, ट्रॉटिंग लिख दिया गया था। बच्चे कंफ्यूज, ट्रॉटिंग क्या होता है? ट्रॉटिंग कुछ नहीं, चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग इन्फ्लेशन को ही कहते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है बताऊंगा। ऐसी भागती हुई मुद्रास्फीति, रनवे इन्फ्लेशन। चरम मुद्रास्फीति, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन, यहां से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है। यानी कि हमें यहां पे टर्म पे विशेष रूप से ध्यान देना है। कई बार बच्चे केवल हिंदी 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 करते रहते हैं। हिंदी पढ़िए, कोई नुकसान नहीं है, हिंदी जरूरी भी है, लेकिन साथ में हमें एग्जाम भी तो पास करना है, तो हमें उसके लिए अंग्रेजी के कुछ टर्म, कुछ सब्जेक्ट के जो है याद रखने होंगे। अब ये देखो चारों बहुत आसान होता है, यानी इन्फ्लेशन का रेट जो है
वो 0 से लेके 3% के बीच में रहे। यानी कि कोई वस्तु आज 100 रुपये की है और जब वो महंगी हो रही है तो वो 3% के रेट से बढ़ रही है, यानी 103 में गया, फिर 103 का 3% हो रहा है, यानी कि 3% से ज्यादा के रेट से नहीं बढ़ रही है, यानी 3% तक ही उसकी जो है प्राइस जो है, रेट जो है बढ़ रही है, तो वो रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। तो ये विकसित अर्थव्यवस्था जो होते हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जापान हो गया, ये सब क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। तो वहां पे आपको क्रीपिंग इन्फ्लेशन दिखाई देगा, ठीक है, मतलब कि वहां पे अभी भी थोड़ा सा मांग बना हुआ है, ठीक है। तो ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। अगर बात करें चलती हुई मुद्रास्फीति, वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे मुद्रास्फीति की दर जो हो जाती है 3 से 10% के बीच में हो जाती है, यानी कि अब इन्फ्लेशन जो है क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि अब इन्फ्लेशन 100 का 107 हो सकता है, 114 हो सकता है, यानी कि 3 से ज्यादा और 10 से कम, यानी कि 10% तक जो इन्फ्लेशन होता है उसे हम चलती हुई मुद्रास्फीति में काउंट करते हैं। ऐसे ही बात करें भागती हुई मुद्रास्फीति, रनवे इन्फ्लेशन क्या होता है, तो शब्द से ही पता चल रहा होगा, भागती हुई मुद्रास्फीति। तो भागती हुई मुद्रास्फीति जो है 10 से ज्यादा 30% के बीच में जब इन्फ्लेशन का रेट होता है तो उसे हम रनवे इन्फ्लेशन कहते हैं, भागती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें चरम मुद्रास्फीति, गैलोपिंग या हाइपर इन्फ्लेशन, यानी कि जब मुद्रास्फीति का रेट 30% से भी ज्यादा हो जाए तो इसे हम चरम मुद्रास्फीति कहते हैं। तो क्या ये इतनी ही कहानी थी? एकदम नहीं, इस कहानी में भी बहुत सारी चीजें। अभी हम देखेंगे कि किन अर्थव्यवस्था के लिए रेंगती हुई मुद्रास्फीति होती है और ये कैसे लोगों पे कैसे प्रभाव डालती है। चलती हुई मुद्रास्फीति के हम प्रभाव देखेंगे कि विकसित विकासशील अर्थव्यवस्था भारत में क्या है, ठीक है। तो ये टॉपिक में अभी आधा 1 घंटा का समय लगेगा, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। रेंगती हुई मुद्रास्फीति पहले देखेंगे, फिर चलती हुई, फिर भागती हुई, फिर चरम मुद्रास्फीति देखेंगे, और ये किन देशों में होता है, ये अर्थव्यवस्था पे कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालता है, फिर इनको कैसे सरकार कंट्रोल करती है, आरबीआई की क्या भूमिका होती है, ये तमाम चीजें जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर करें। थैंक यू।